हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं एनटीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है दैट इज ए बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7th सेकंड? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 400 सेंटीमीटर पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड या 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहां पे जो बॉडी है वो फर्स्ट 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर कवर कर रही है और नेक्स्ट 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर कवर कर रही है। आपको 7th सेकंड में वेलोसिटी बतानी है, तो सबसे पहले आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी पता करनी है और एक्सेलरेशन भी पता करना है। उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और यहां पे दो कंडीशन दी गई हैं, तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो सॉल्यूशन करते हैं। मान लिया S1 है 200 सेंटीमीटर और T1 है 2 सेकंड और S2 जो है दैट इज 220 सेंटीमीटर एंड टाइम है 4 सेकंड। तो हमें पता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्केयर होता है। यहां से हम S की और T की वैल्यू रखते हैं। U और A में एक इक्वेशन आ जाती है, A प्लस यू इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन जो आएगी हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, जो अगले 4 सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस है और जो पहले 2 सेकंड है उसका डिस्टेंस, उसको जोड़ देते हैं। तो 220 प्लस 200 ये 420 हो जाता है और जो टाइम है वो 2 प्लस 4 यानी कि 6 हो जाता है। तो अब हम इस इक्वेशन में S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्केयर जो रख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जो टाइम रखा गया है वो 6 रखा गया है। 6 कहां से आया? 2 प्लस 4। और जो डिस्टेंस है वो 420 रखा गया है। 420 पहले 200 प्लस 220, यहां से हमारे पास 420 आया है। अब इसके साथ भी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं। अब ध्यान दीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर 1 a और u में a प्लस यू इज इक्वल टू 100, एक u प्लस 3a इज इक्वल टू 70। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं और u और a की वैल्यू निकालते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास u आ जाता है 115 सेंटीमीटर पर सेकंड और a आ जाता है नेगेटिव -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास u आ गया है, a आ गया है। हमें 7 सेकंड में वेलोसिटी चाहिए, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पे वैल्यू रखते हैं हम और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाता है। दैट मीन्स 3 इज आवर ऑप्शन विच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बोट टेक्स 2 hours टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर लेक with water velocity of 4 km per second, then the time taken for going upstream of 8 km and coming back is 120 minute, 160 minute, 200 minute and none of these। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, जो बोट है उसको स्टिल वाटर में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 8 किलोमीटर आने और जाने में 2 घंटे लगते हैं जब स्टिल वाटर है, यानी कि वाटर की वेलोसिटी 0 है। तो अगर वाटर की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर हो तब 8 किलोमीटर बैक फोर्थ में यानी कि जाने और आने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले ये देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। स्पीड इन स्टिल वाटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जाने में 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर 16 बाय 2 ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड इन स्टिल वाटर आ गई। अब स्पीड ड्यूरिंग डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम चलेंगे तो ऐड हो जाएगी स्पीड 8 प्लस 4 और आते हुए हो जाएगी 8 माइनस 4। तो जाते हुए समय लगेगा t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8 बाय 12 यानी कि 2 बाय 3 आर। आते हुए क्या होगा, अप द स्ट्रीम हो जाएगा 8 माइनस 4
यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, मान लिया T2 है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8/4 2 आवर। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, T1 प्लस T2 2 आवर प्लस 40 मिनट्स, यानी कि ये आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। Next, if the two bodies of different masses m1 m2 are dropped from different height h1 and h2, then the ratio of time taken by the two to drop through these distance is h1 h2 h2 by h1 square root h1 ratio square root h2 और h1 square ratio h2 square। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्केयर होता है। अब क्योंकि हम अंडर ग्रेविटी चल रहे हैं तो A की वैल्यू G के बराबर होगी और U 0 होगा, तो S1 की जगह H1 ले लेते हैं, S2 की जगह H2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, H1 इज इक्वल टू हाफ जी टी वन स्केयर और H2 इज इक्वल टू हाफ जी टी टू स्केयर। यहां से T1 बाई T2 आ जाएगा रूट H1 बाई H2, यानी कि H1 बाई H2 हो जाएगा T1 स्केयर बाई T2 स्केयर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। A ball is dropped on the floor from the height of 10 meter. It rebounds to a height of 2.5 meter. If the ball is in contact with the floor for 0.01 second, the average acceleration during the contact is 2100 meter per second square, 1400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 700 और 400। देखिए, मान लिया u जो है वो वेलोसिटी है जिससे बॉल ग्राउंड को हिट करती है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 10 196, या फिर u आ जाएगा इसका रूट 14 मीटर पर। अब मान लिया v is the velocity with which it rebounds, then v square is equal to 2gh। कितनी हाइट तक ऊपर गई वो 2.5, तो इस बार हाइट को जो लेंगे हम 2.5 ले लेंगे और उसको सॉल्व करके आ जाएगा v square is equal to 49 या फिर v is equal to 7 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास u भी आ गया, v भी आ गया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक बार तो बॉल नीचे आ रही थी और एक बार बॉल ऊपर जा रही है। इसका मतलब आते हुए और जाते हुए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इसका मतलब हमें एक बार साइन पॉजिटिव लेना है वेलोसिटी का और एक बार नेगेटिव। सो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, v माइनस यू, इट विल बी 7 माइनस 14। तो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी हमने पॉजिटिव ली है तो नीचे जाने वाली नेगेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि 21 बाई 0.01, तो ये आ जाएगा 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, the acceleration due to gravity on the earth's surface would decrease, remain unchanged, increase or none of these। अर्थ की रेडियस श्रिंक हो रही है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमें पता है g का फॉर्मूला होता है g कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहां पे, ये जो g है ये तो ऑलरेडी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता ही है। मास के बारे में हमने बोल दिया कि मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो केवल r की बात रह गई। अब अगर r इंक्रीज होगा तो g डिक्रीज होगा और r डिक्रीज होगा तो g इंक्रीज होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियस श्रिंक हो रही है यानी कि r कम हो रहा है, तो g जो है वो इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन तो आएगा 3। अब ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि कितना डिक्रीज होगा। देखिए, g प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू माइनस 2 डेल्टा आर बाई आर, तो इट विल बी माइनस 2 इंटू माइनस 0.01, दैट इज 0.02। तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज बाय 2%,
तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि कितना इंक्रीज होगा। आपके क्वेश्चन में ये कैलकुलेटिव नहीं है, वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या अनचेंज है। हम यहाँ पे कैलकुलेट भी करके बता रहे हैं कि 2% इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, the gain in potential energy of object of mass m raised from surface of earth to a height equal to the radius of earth, यानी कि अर्थ के सरफेस से अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट तक एक ऑब्जेक्ट को हम लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। ऑप्शन है हाफ एम जी आर, 2 एम जी आर और 1/4 एम जी आर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इनिशियल एनर्जी होती है दैट इज जी एम स्मॉल एम बाय आर, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी जी एम एम बाय 2r। अब एनर्जी में चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस जी एम एम बाय 1/2r माइनस 1/r, ये फॉर्मूले में माइनस आता है तो ये रिजल्ट आ जाएगा जी एम स्मॉल एम बाय 2r। अब हमारा आंसर तो स्मॉल जी की टर्म्स में है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है स्मॉल जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्केयर होती है, तो यहां से जी एम की जगह हम स्मॉल जी आर स्केयर लिख सकते हैं। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं और एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा एम जी आर बाय 2। सो आवर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field experiences a force. The displacement of conductor in the magnetic field can be increased by decreasing the magnetic field, decreasing the current in the conductor, increasing the magnetic field or decreasing the length of the conductor। ध्यान दीजिए, फोर्स जो लग रहा है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। हमें कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब इंक्रीज करना है तो या तो आप फील्ड बढ़ाओ या करंट बढ़ाओ या लेंथ बढ़ाओ। ये तीन चीजें जो हैं वो डिक्रीजिंग की हैं, ये भी और ये भी। इंक्रीजिंग में केवल ये है, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो यहां पे डिक्रीज कुछ नहीं करना है आपको। अगर बी इंक्रीज कर दोगे तो एफ बढ़ जाएगा जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। सो आंसर 3, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 0.1 एम्पियर व्हेन placed perpendicular to the direction of magnetic field 0.2 Tesla experiences force 1 Newton, 0.1 Newton, 0.01 Newton और 0.02 Newton। हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। यहां पे उसने कहा है परपेंडिकुलर रखा है, थीटा 90 हो जाएगा। तो F की वैल्यू हम सारी वैल्यूज रखते हैं और फाइनल रिजल्ट आ जाता है 0.01। So option 3 is correct. Next, a charged particle having a charge of 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb is traveling with a speed of 1 into 10 to the power 6 meter per second. When it passes perpendicular to the magnetic field of 0.4 Tesla, then the force experienced by it is 12.8 into 10 to the power minus 13, 1.28 into 10 to the power minus 13, 19.2 into 10 to the power minus 15 और 1.92 into 10 to the power minus 15। Again we have the formula F is equal to BVQ sin theta, B magnetic field, V velocity with which a particle of charge Q is moving at an angle of theta। तो थीटा 90 है, सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं, फाइनली रिजल्ट आ जाता है 1.28 into 10 raised to the power minus 13 Newton. So option 2 is correct. Next, a charged particle having charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb travels with a speed of 3.2 into 10 raised to the power minus 6 meter per second in a direction parallel to the direction of magnetic field
0.4 Tesla. The force experienced by the particle is 2 into 10 to the power minus 14 Newton, 0.2 into 10 to the power minus 14 Newton, 0 और 4 into 10 to the power minus 14 न्यूटन। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू बी वी क्यू साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 0 है तो F क्या आ जाएगा, अब सारी वैल्यूज हम रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो अल्टीमेटली इट गिव्स 0, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, a magnetic compass is placed near a current carrying wire. The deflection of the needle of the magnetic compass increases. It shows that first, current in the wire decreasing, second, current in the wire increasing, third, current in the wire has nothing to do with the deflection of the needle of magnetic compass, and fourth, magnetic compass has been disturbed by someone. देखिए सीधी सी बात है, करंट कैरिंग वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और वो फील्ड जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा फील्ड उतना बढ़ेगा। इसका मतलब जो कंपास है उसका डिफ्लेक्शन सीधे सीधे करंट पे डिपेंड करता है, तो करंट अगर इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्फेरिकल मिरर्स? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्फेरिकल मिरर के लिए ट्रू है। फर्स्ट है, ए कनकेव मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नो, कनकेव मिरर में केवल एक पोजीशन के लिए वर्चुअल इमेज बनती है। सेकंड, ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेजेस फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, इट इज करेक्ट, कन्वेक्स मिरर में किसी भी पोजीशन के लिए वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, ये करेक्ट है। लेकिन हम बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। A concave mirror forms only virtual diminished image of an object placed between the pole and focus। नहीं, concave mirror में जो virtual image बनती है वो enlarged होती है, diminished नहीं होती। A convex mirror forms a virtual magnified image। no, convex mirror से magnified image नहीं बनती, virtual तो बनती है। so, बाकी सारों को छोड़ दीजिए, ऑप्शन 1 सॉरी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। Option 2 is correct. Next and last question. A concave mirror produces a real image twice the size of object when placed at a distance of 22.5 centimeter from it. At what distance from the mirror should the object be placed so that the image becomes 3 times the size of object? ऑप्शन दे रखे हैं 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए, मैग्निफिकेशन जो होता है वो अगर इमेज रियल है तो माइनस होता है। उसने कहा है कि ट्वाइस इमेज है, रियल इमेज है और ट्वाइस है, इसका मतलब m को -2 लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो गिवन है 22.5, तो वो नेगेटिव लिया जाता है, तो u इज इक्वल टू -22.5 सेंटीमीटर। अब हमें पता है मिरर्स के लिए m इज इक्वल टू -v/u होता है, तो -2 इज इक्वल टू -v/u या फिर v इज इक्वल टू 2u, तो ये 45 सेंटीमीटर नेगेटिव आ जाता है। यूजिंग 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर के लिए ये मिरर इक्वेशन होती है, वैल्यूज रखते हैं हम और फाइनली जो f आ जाता है वो -15 सेंटीमीटर आ जाता है। अब केस 2 लेके चलते हैं। मान लिया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो x है, तो u इज इक्वल टू -x हो जाएगा। अब मैग्निफिकेशन क्या कहा है उसने कि 3 टाइम्स, अगर इमेज रियल है तो -3 ले लेंगे और -v/u इज इक्वल टू -3, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू -3x। अब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u में ये सारी वैल्यूज रखते हैं। f हमारे पास है, v की जगह -3x, u की जगह -, तो ये आ जाएगा -1/15 इज इक्वल टू -1 प्लस 3/3x, या फिर 3x इज इक्वल टू 60 या x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, सो आवर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर ऐसा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं
और अगर बेल आइकन दबाते हैं तो आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे।